Yes, are you excited? Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? Hello students, कैसे हैं आप सब? I welcome you all to a very interesting session of interesting physics. तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 2. चैप्टर 1 मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की. आपका चैप्टर 2 है क्या बेटा? आपका चैप्टर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. देखिए फिजिक्स में बिना मेजरमेंट्स के काम नहीं चलेगा, तो इसलिए सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को लेके जा रहे हैं. इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे आज के बाद, जब जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, हर चैप्टर में आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, जो भी चीजें आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में आज मैं पहला लेक्चर लेकर आ रहा हूं बेटा. इसमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं, आप कॉमन सेंस से इनको समझ जाएंगे. बहुत इजीली आप इनको समझ सकते हैं. अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो भी समझ सकते हैं. चलिए फिर भी मैं आपके सामने आज स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट. बेटा जैसे ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला यहां पे कंसेप्ट आता है, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जो नॉन फिजिकल होगी? तो ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं. सबसे पहले देखिए बेटा, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं? आज तक आपने फिजिक्स में जो जो क्वांटिटीज पढ़ी हैं अपनी बुक्स में, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, स्पीड पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, फोर्स पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, वर्क डन, एनर्जी, ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज. अब बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को? तो बेटा जी, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी होज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड. एक ऐसी क्वांटिटी जिसके मैग्नीट्यूड को आप मेजर कर सकें. होज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. एक ऐसी क्वांटिटी जिसे नाप सकें, तोल सकें और उसके बाद आप उसको मेजर कर सकें, आप उसे एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. सच अ क्वांटिटी इज सेड टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? देखिए मेरे पास कोई मटेरियल है, मैं कुछ चेक कर रहा हूं ये कितना भारी है. इसके बदले में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, मैं चेक कर रहा हूं ये कितना भारी है. तो मैं इनमें कोई चीज मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं. दैट इज वेट. हालांकि वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पे. तो आप मास कह लीजिए. चलिए मैं इनका मास मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं. तो क्या मास फिजिकल क्वांटिटी होगी कि नहीं? तो जरा चेक करते हैं. आप मास को, आप मार्केट से चीनी खरीदने जाते हैं, आप क्या लेके आते हैं? 2 kg शुगर, 3 kg शुगर, 5 kg शुगर. तो आपने इसको मेजर किया, उस दुकानदार ने आपको मेजर करके ये आपको दिया. क्या हम मेजर करके नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? 2 kg इज अ नंबर, 3 kg इज अ नंबर, 5 क्विंटल इज अ नंबर, 5 ग्राम. तो जिस भी क्वांटिटी को बेटा आप नाप सकें, तोल सकें और उसके बाद आप उसे नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें, सच अ क्वांटिटी इज ऑलवेज सेड टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी. गॉट इट? तो फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ. अगर मुझे मेजर करना है इस रूम की डायमेंशंस कितनी है, लेंथ कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, इस रूम की हाइट कितनी है, तो इसको भी हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी है. मास, लेंथ, टाइम, फोर्स एटसेट्रा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आज तक आप पढ़ चुके हैं. सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकें और जिनके मैग्नीट्यूड को आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकें. अब सवाल यह कि बेटा ये मैग्नीट्यूड क्या चीज है? मैग्नीट्यूड इस चीज का इंडिकेटर है कि ये कितनी क्वांटिटी है. हम बोल तो रहे हैं क्वांटिटी, बट कितनी. जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मास 5 kg. कितना मास है? 5 kg. या 2 टन. टन एक बड़ी यूनिट है, ठीक है. 5 kg, kg एक छोटी यूनिट है. तो इसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हमने नंबर में एक्सप्रेस किया कितना मास है, तो 5 kg इसका क्या है? मैग्नीट्यूड. 2 टन क्या है इसका? मैग्नीट्यूड. सिमिलरली लेंथ को हम मेजर करते हैं. लेंथ में भी 2 सेंटीमीटर, लेंथ में भी 500 किलोमीटर. तो ये 2 सेंटीमीटर क्या होगा? 500 किलोमीटर क्या चीज है? ये इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, किसी पर्टिकुलर लेंथ का मैग्नीट्यूड है. मैं आपके सामने एक रस्सी रखूंगा, बोलूंगा बेटा इसकी लेंथ मेजर कीजिए. आपने कहा सर इसकी लेंथ है 3 मीटर. तो ये 3 मीटर क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड. सिमिलरली टाइम का मैग्नीट्यूड 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 आवर्स, या ईयर, 1 ईयर.
2 ईयर, 5 ईयर। तो सेकेंड भी टाइम की यूनिट है, आवर्स भी टाइम की यूनिट है और ईयर भी टाइम की यूनिट है। ठीक है, तो बेटा ये सारी क्या चीजें हैं, ये अलग अलग यूनिट्स में डिस्कस कर रहा था आपसे। ठीक है, तो एनीवे जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सके और नंबर्स में एक्सप्रेस कर सके, सच अ क्वांटिटी इज ऑलवेज सेड टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी। अब फोर्स को मेजर करते रहे हैं, फोर्स में भी 5 न्यूटन, 10 डाइन, डाइन इज द सीजीएस यूनिट, न्यूटन इज द एसआई यूनिट। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब आपको फिजिकल क्वांटिटी भी समझ आ गया होगा और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी है ये क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, राइट। तो बेटा जी इसके आगे बढ़ते हैं हम। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जब भी हम मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, तो उसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक एन एक यू। मैग्नीट्यूड हमेशा इस पैटर्न पे एक्सप्रेस किया जाता है, एन इंटू यू। व्हाट इज एन? एन इज द न्यूमेरिकल पार्ट। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जब आप लिख रहे होंगे कहीं पे भी, तो देखिए उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है। एंड व्हाट इज यू? यू इज द यूनिट पार्ट। इस न्यूमेरिकल पार्ट के आगे क्या है? यूनिट। जैसे यहां पे मास की यूनिट क्या, केजी, यहां पे क्या यूज की, टन। यहां लेंथ देखिए, 2 इज द न्यूमेरिकल पार्ट, सेंटीमीटर इज द यूनिट पार्ट, 500 इज द न्यूमेरिकल पार्ट, किलोमीटर इज द यूनिट पार्ट। सिमिलरली टाइम में ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये यूनिट पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये यूनिट पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट, ये यूनिट पार्ट। तो जब भी किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आप एक्सप्रेस करेंगे, उसमें हमेशा दो हिस्से होंगे, एक पार्ट होगा न्यूमेरिकल पार्ट, दूसरा पार्ट होगा यूनिट पार्ट, राइट। बेटा जब मैं किसी लेंथ की बात कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर, व्हाट डज इट मीन? इट मींस 1 सेंटीमीटर कोई एक स्टैंडर्ड है और ये लेंथ कितनी है, उस 1 सेंटीमीटर के 2 गुना, उस 1 सेंटीमीटर के 2 टाइम्स ये लेंथ है। अगर मैं बोल रहा हूं कोई फोर्स है 5 न्यूटन, व्हाट डज इट मीन? कि 1 न्यूटन कोई स्टैंडर्ड फोर्स है, जिसे हम समझते हैं कितनी स्टैंडर्ड फोर्स है, उसके 5 गुना, उसके 5 टाइम्स है ये फोर्स, राइट। तो जब मैं जैसे यहां पे अगर हम देखें टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हूं 2 आवर्स, तो ये कितना टाइम है, कितना टाइम स्पैन की बात हो रही है, 2 टाइम्स ऑफ 1 आवर। सो व्हाट इज आर? आर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, आर एक स्टैंडर्ड है, सॉरी 1 आवर इज अ स्टैंडर्ड जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इस टाइम को। ठीक है, सो व्हाट इज यूनिट, कोई आपसे पूछे, सो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड चोजन एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन। स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड चोजन एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन। सेम काइंड मतलब अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड आप चूज कर रहे हैं, जैसे सेंटीमीटर चूज किया, किलोमीटर चूज किया, मीटर चूज किया, फिट हो सकता है, इंच हो सकता है, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे लेंथ ही के स्टैंडर्ड्स हैं ना। तो लेंथ मेजर करने के लिए जो भी यूनिट यूज करोगे वो यूनिट किसकी होगी, लेंथ ही की। इसलिए हमने बोला स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड चोजन एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन, जिससे आप कंपेयर करके बताएंगे इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे हैंड स्पैन। हैंड स्पैन इज ऑल्सो स्टैंडर्ड। ठीक है, मान लीजिए यहां से मैं इस बोर्ड की हाइट मेजर करने जा रहा हूं 1 2 3 4 5, तो मैं ये भी कह सकता हूं मेरे जो व्हाइट बोर्ड की हाइट है दैट इज 5 हैंड स्पैन, 5 हैंड स्पैन। नाउ हैंड स्पैन हैज बिकम अ यूनिट। मैं चाहूं तो इस बोर्ड की हाइट मेजर कर सकता हूं इस मार्कर की लेंथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं ये भी कह सकता हूं मेरे बोर्ड की जो हाइट है वो 8 मार्कर्स है। नो, मार्कर हैज बिकम अ यूनिट। अब जब मैं बोलूंगा 8 मार्कर, तो आप मार्कर का मास मेजर करेंगे कि लेंथ कंसीडर करेंगे? मार्कर का मास तो नहीं कंसीडर करेंगे ना, बिकॉज मेजरमेंट किसकी हो रही है, लेंथ की। तो स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ द सेम काइंड। तो अगर मैंने बोल दिया 5 मार्कर, या तो मैं बोलूं 5 मार्कर लेंथ, अगर ना भी बोलूं सिंपली बोल दो इस बोर्ड की हाइट है 5 मार्कर, तो कॉमन सेंस की बात है, हम मार्कर की लेंथ की बात कर रहे हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड शुड बी ऑफ द सेम काइंड। वैसे अगर किसी मास को मेजर करना है, तो मास की टर्म्स में मैं कह सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ दिस मार्कर, 10 मार्कर्स। लेकिन वहां पे मार्कर की लेंथ ना लेके हम क्या लेंगे, मार्कर का मास। तो समझ आया यूनिट क्या चीज है। सिमिलरली हैंड स्पैन, इस तरह से हैंड स्पैन था, आर्म लेंथ, एक हाथ, दो हाथ, ये पुराने टाइम पे यूनिट्स यूज की जाती थी, बट ये यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं हो सकती, क्योंकि आपके हाथ की लेंथ अलग होगी, मेरे हाथ की लेंथ अलग होगी, आपकी आर्म की लेंथ अलग है, मेरे आर्म की लेंथ अलग है, तो सबका हैंड स्पैन अलग अलग होगा, सबकी आर्म लेंथ अलग अलग होगी, तो इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं मान सकते, बट ये भी यूनिट्स हो सकती हैं। यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड chosen as a reference for comparison, जिसके साथ कंपेयर करके हम बताएंगे कि ये लेंथ कितनी है, ये मास कितना है, या सिंपल वर्ड्स में कहें ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है।
तो आई होप अभी तक आपको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा, मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड करता हूं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। हाँ, एक्सप्रेस करने का तरीका बदल सकता है, मैं इसको N1U1 लिख सकता हूं, N2U2 लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई मास है, तो कितना मास है, लेट अस से मैं उसको लिखूं 5 kg, या फिर मैं उसे ऐसा भी लिख सकता हूं 5000 ग्राम। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अगर आप यूनिट बदलोगे, केजी की जगह ग्राम लाओगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट भी बदलेगा। यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों है बराबर। 5 kg कहूं या 5000 ग्राम कहूं, दोनों बराबर है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। किसका मैग्नीट्यूड है ये, मास का मैग्नीट्यूड, और दोनों बराबर है। लिखने का तरीका अलग अलग, अगर आप यूनिट बदल देंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट भी बदलेगा, यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट बड़ा हो जाएगा, यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल पार्ट छोटा हो जाएगा, राइट। तो आई होप अभी तक आपको फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा, यूनिट क्या चीज है ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपसे ये पूछ ले व्हाट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्या कहा, एनी क्वांटिटी होज मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, इसके उल्टा ले लीजिए, एनी क्वांटिटी होज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन की जगह कैन नॉट कर दीजिए बस, कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, सच अ क्वांटिटी इज सेड टू बी अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी क्वांटिटी की एग्जांपल सोचिए जो क्वांटिटी एग्जिस्ट तो करती है इस नेचर में, बट हम उसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी, जरा सोच के देखिए। हमारे इमोशंस, फॉर एग्जांपल हमारी खुशी, हमारे गम। मान लीजिए मैं कहूं आज मैं बहुत खुश हूं, आप कहेंगे नहीं सर मैं ज्यादा खुश हूं, मैं बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा खुश हूं। चलो मेजर करके देखते हैं। मेजर करके देखा तो मेरी खुशी थी 10 यूनिट्स, आपकी खुशी थी 15 यूनिट्स, पता चला जी आप जीत गए। क्या ऐसा कभी होता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। खुशी को, गम को, दोस्ती को, दुश्मनी को, अब आप बोलो सर मेरी और इसकी दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं बोलूं नहीं मेरी और इसकी दोस्ती स्ट्रांग है। हम कहें चलो मेजर करके देख लेते हैं, आपकी दोस्ती निकली 20 पॉइंट्स और हमारी दोस्ती निकली 25 पॉइंट्स की या 25 यूनिट की, तो पता चला जी हमारी दोस्ती ज्यादा स्ट्रांग है। कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक हमारे इमोशंस, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। स्किल्स, मान लीजिए एक आदमी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और एक और दूसरा आदमी वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अब हम कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट है? हम कभी नंबर में तो नहीं एक्सप्रेस करते ये 10 पॉइंट्स वाला आर्टिस्ट है और ये 20 पॉइंट्स वाला आर्टिस्ट है। ठीक है, कुछ ज्यादा फेमस होंगे, कुछ कम फेमस होंगे, हम इस पैरामीटर पे कई बार चेक कर लेते हैं, बट इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी एट ऑल। नो डाउट आजकल जैसे टीवी सीरियल्स की पब्लिसिटी के लिए हमने एक और स्केल बना दिया, टीआरपी। तो आप समझ लो कि पब्लिसिटी जो पहले नॉन फिजिकल क्वांटिटी थी, या कितना पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी कह लो, अब वो पॉपुलैरिटी को भी हमने फिजिकल क्वांटिटी बना लिया, क्योंकि आजकल हम टीआरपी वहां पे पॉइंट्स में हम मेजर कर लेते हैं, इसकी टीआरपी इतने पॉइंट्स है, इसकी टीआरपी इतने पॉइंट्स है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो नो इट बिकम्स अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल? फिजिकल को मेजर कर सकते हैं, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन फिजिकल को मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स इट, राइट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम यूनिट की बात कर रहे थे, तो यूनिट्स पे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला यूनिट्स बहुत सारी हो सकती है, हैंड स्पैन भी एक यूनिट है, हर एक कंट्री में अपने अपने यूनिट्स हैं। मास मेजर करने के लिए हमारे यहां यूनिट्स यूज की जाती थी, तोला, मासा, रत्ती, मन, सेर। क्या हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स बना सकते हैं? कुछ तो स्टैंडर्ड हो भी सकती थी, लेकिन वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, बड़ा मुश्किल है। अगर मैं सेर की टर्म्स में या मासा के टर्म्स में किसी अमेरिकन साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं। हाँ, इंडियंस में अगर देखें, प्रेजेंट जनरेशन को तो नहीं पता होगी, बट पुरानी जनरेशन को ये सब चीजें, हमारा यूनिटरी सिस्टम सबसे स्ट्रांग था वर्ल्ड में। प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की, हमारी भाषाएं वो लोग नहीं समझते थे, हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया जब, तो हमें भी यूनिट्स उनकी वाली ही एक्सेप्ट करनी पड़ी। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। आइडियल यूनिट हम किसको मानते हैं, अच्छी यूनिट हम किसको मानते हैं, किसको प्रॉपर यूनिट मानेंगे? क्या हम हैंड स्पैन को यूनिट ले सकते हैं? नहीं। क्या हम आर्म लेंथ को एक आइडियल यूनिट मान सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मान सकते हैं? नहीं। तो आइडियल यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बेटा?
तो सबसे पहले आइडियल यूनिट वो है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, कोई वेग डेफिनेशन ना हो उसकी। 1 kg है तो 1 kg के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, जो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। हालांकि वो स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट स्टिल उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक स्टैंडर्ड्स पे भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप बना के भी हम रखते हैं, भाई इतना जो मास होगा वो 1 किलोग्राम है, इतनी जो लेंथ है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप बना के रख देते हैं, एक रॉड, भाई इस लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। फिर हम एटॉमिक स्केल पे भी इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोटाइप कल को कभी डैमेज हो जाए तो फिर भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस हो जो आगे चलती है। एनीवे, पहले फिलहाल बेसिक्स पे। सो इट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर यूनिट वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसे आइडियल यूनिट नहीं मान सकते, ठीक है। जैसे हैंड स्पैन इज नॉट अ वेल डिफाइंड यूनिट। आर्म लेंथ को आप कभी वेल डिफाइन नहीं कर सकते कि एक आर्म लेंथ कितनी लेंथ है, हर एक आदमी की आर्म लेंथ अलग अलग होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। व्हाट डज इट मीन? नाइदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। जैसे मास के लिए हमने एसआई यूनिट बनाई है किलोग्राम, क्योंकि ये कन्वीनियंट यूनिट है। डे टू डे लाइफ में ज्यादातर मटेरियल्स को जब आप मास मेजर करते हो तो किलोग्राम इज एन आइडियल यूनिट। हाँ, कभी कभार जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स आप कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं तो वहां क्विंटल, टन आइडियल यूनिट है। सोना खरीदने जाते हैं तो वहां ग्राम आइडियल यूनिट है, बट ग्राम भी स्टैंडर्ड है, टन भी स्टैंडर्ड है, ये सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। तो इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। सो डिपेंड करता है रेफरेंस कि कहां पे आप ये यूनिट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसका सूटेबल साइज होना चाहिए। नॉट टू स्मॉल, नाइदर टू लार्ज, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी, नाम से क्लियर है। उसके बाद इट शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। यूनिट का साइज पर्सन टू पर्सन ना बदले, प्लेस टू प्लेस ना बदले। यूनिट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। 1 मीटर इंडिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है। प्लेस टू प्लेस नहीं बदल रहा, पर्सन टू पर्सन नहीं बदल रहा। मेरे लिए भी 1 मीटर वही लेंथ है, आपके लिए भी 1 मीटर वही लेंथ है। अगर मैं आर्म स्पैन, हैंड स्पैन या कई बार फुट लेंथ भी, हम कई बार इसकी टर्म्स में भी लेंथ को मेजर करते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो गए। जब ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग है तो हम इनको स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं कंसिडर कर सकते, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस क्या है बेटा? जैसे टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, बाहर की कंडीशंस बदली, तो यूनिट का साइज नहीं बदलना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर बदलने के साथ यूनिट का साइज नहीं बदलना चाहिए, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर एक स्टैंडर्ड है तो वो स्टैंडर्ड ही है। जिन भी स्टैंडर्ड्स यूनिट्स को आप कंसिडर करते हैं वो कभी फिजिकल कंडीशंस के साथ नहीं बदलती, राइट। आगे बढ़े। इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप बड़ी या छोटी यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकें। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर को किलोमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, या टन को किलोग्राम में, ग्राम में, तो ये हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल। कुछ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि जिससे ये आसानी से एक बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट या छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो सके। एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आइडियल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। हाँ जी बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज अ यूनिट, फिर आइडियल यूनिट। आइडियल यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, ये चीजें हमने डिस्कस की। अब कोई ऐसे आइडियल यूनिट्स के कोई सिस्टम ऑलरेडी क्या हमारे पास है जिनको हम यूजेज में ला रहे हैं? यस, देयर आर सम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा जी एफपीएस सिस्टम। एफपीएस, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फुट, मास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पाउंड एंड टाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। जहां टाइम को सेकंड में मेजर करें, मास को पाउंड में मेजर करें, लेंथ को फुट में मेजर करें। हमारे इंडिया में भी ये सिस्टम बड़ा कॉमन है। अक्सर हम हाइट भी किसी की मेजर करते हैं 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच, तो फीट और इंचेस के टर्म में। एक्चुअली ये जो फुट है ना, फुट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, 1 के ऊपर ये डैश लगाते हैं, ये डैश इंडिकेट करता है फुट। सो 1 फुट के अंदर, फुट से छोटी यूनिट होती है इंच। 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो ये जो डबल डैश है, दिस इंडिकेट्स इंच। ये जो सिंगल डैश है, इट इंडिकेट्स फुट। सो 1 फुट के अंदर हमेशा कितने इंचेस होंगे? 12 इंचेस होंगे, ठीक है, 12 इंच होंगे।
इंचेस नहीं कहा जाता। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा यूनिट्स के साथ, ठीक है। सो ये जो सिस्टम है बेटा, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ब्रिटिशर्स इस सिस्टम को यूज करते रहे हैं। चूंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है काफी लंबे वक्त तक, इसलिए इंडिया में भी ये सिस्टम आपको कॉमन दिखता है। अगले दो सिस्टम्स है बेटा जी एमकेएस। एमकेएस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए। बस सिंपली ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम। सॉरी, व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? तो बेटा सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाए, मास को ग्राम में मेजर किया जाए और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए, सच ए सिस्टम इज सेड टू बी सीजीएस सिस्टम। इजंट इट सिंपल? सो नाम ही सब कुछ है। जैसे वो पहले एक फैन की ऐड आती थी, खैतान फैंस, बस नाम ही काफी है। तो वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बस नाम याद रखो, अपने आप समझ आ जाएगा कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सो एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस, मेनली ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं, ठीक है। एफपीएस का ओरिजिन ब्रिटेन में, इट्स अ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस की बात करें और सीजीएस की बात करें तो ये दोनों फ्रेंच सिस्टम्स हैं। बोथ ऑफ दीज आर फ्रेंच सिस्टम्स। इनका ओरिजिन फ्रांस में है। फ्रांस में ये सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, राइट। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी तो जरूरत पड़ी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाए। क्यों? मान लीजिए इंडिया के एक साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च की, वो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा कन्वे करना चाहता है अमेरिकन साइंटिस्ट को, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट को, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट को। हमारे यहां यूनिट्स अलग इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो यूनिट्स अलग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो क्या बात बनेगी? तो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाए, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की भैया यही हमारा स्टैंडर्ड आज से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहां से जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ी, यहां से एक फ्लाइट जा रही है, वैसे आजकल तो फ्लाइट्स बंद है, बट मान लीजिए यहां से एक फ्लाइट जा रही है दुबई, ऑस्ट्रेलिया, किसी और कंट्री में। मान लीजिए हमारे यहां यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर पर आवर, स्पीड को मेजर करने के लिए किलोमीटर पर आवर, और वो लोग यूज करते हैं माइल्स पर आवर। अब हमारा पायलट वहां पे उनके जो ग्राउंड स्टेशन है उससे कम्युनिकेट कर रहा है, जी हमारी स्पीड है लेट अस से 500 यूनिट्स। वो कहेगा नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करो, आप लैंडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो समझ रहा होगा 500 माइल्स पर आवर। तो यहां पे भी स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत है। तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत रहती है, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे होंगे। तो फाइनली हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जिसे हम नाम देते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड दी इंटरनेशनल है। ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इसका मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम को हम रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों इसे कहते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम? क्योंकि फंडामेंटली ये एमकेएस सिस्टम ही है। एसआई सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, लेंथ की एसआई यूनिट 1 मीटर, मास की एसआई यूनिट 1 केजी, टाइम की एसआई यूनिट 1 सेकेंड। रैशनलाइज क्यों कहा? कुछ छोटी छोटी चेंजेस लाई गई इसमें, इसको रैशनलाइज किया गया, जो अननेसेसरी चीजें थी उनको हटा दिया गया, तो इसलिए हम इसको रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं अभी अगले पार्ट में जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूं तो मैं बताता हूं ये क्यों रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे पहले हम टेम्परेचर को मेजर करते थे डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहीट में, डिग्री रीमर, ये 3 स्केल हुआ करते थे। जब ऐसा ही स्केल बना तो उसमें टेम्परेचर को हमने मेजर करना शुरू किया केल्विन के अंदर। केल्विन, इसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, बट केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता, डिग्री यूज नहीं करते, डिग्री केल्विन नहीं कहते, बिकॉज ये अननेसेसरी था। क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर को हम इस तरह से डिफाइन करते थे, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, बट लेटर ऑन इस डेफिनेशन को चेंज किया गया। अब हम ये कहते हैं टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अगर मैं दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाता हूं तो इस बॉडी से हीट इधर जाएगी या इससे इधर जाएगी, डिपेंड करता है इनके टेम्परेचर्स पे। हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट हमेशा फ्लो करती है। सो दैट इज वाई हमने अननेसेसरी चीजें हटा दी। हमने कहा आप डिग्री बार बार नहीं लिखेंगे, तो एसआई स्केल में जब भी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है तो केल्विन में मेजर किया जाता है। हाँ, इसके साथ डिग्री हम यूज नहीं करते, सिंपली केल्विन, राइट। चलिए
अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमने गवर्निंग बॉडी बनाई जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होंगे, साइंटिस्ट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें रहते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसका हेडक्वार्टर कहां बेटा? इसका हेडक्वार्टर है सेवर्स में। ये सेवर्स कहां पे? ये पेरिस के पास है। पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये एमकेएस सिस्टम को ही हमने अडॉप्ट किया। एमकेएस का ओरिजिन कहां था? फ्रांस में। तो ये कॉलोनियल एरा में यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस की बहुत डोमिनेंस थी उस टाइम, तो फ्रांस के बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे उस टाइम। तो अल्टीमेटली वहां पे किन्हीं कारणों से ये डिसाइड करके कि वहीं पे इनका हेडक्वार्टर रहेगा, और हमने फ्रेंच सिस्टम्स को ही अडॉप्ट किया। ठीक है, तो आज की डेट में जो भी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं एसआई में, वो मेनली फ्रेंच सिस्टम है। इंडिया में वैसे यहां पे हमने ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जैसे ये कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड। ये कभी भी कोई नई यूनिट चेंज करनी हो, किसी यूनिट की डेफिनेशन चेंज करनी हो सकता है कल को लेंथ की यूनिट ये बदल दें, बोले ऐसा यूनिट मीटर ना रख के हम कुछ और रखेंगे, इनकी मर्जी है भाई, जो ये कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा, राइट। अब ये किस तरह से चेंज करते हैं? अपनी मर्जी से बैठे बैठे चेंज नहीं करते, इसके लिए जनरल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, और ये लगातार होती रहती हैं, हर साल 2 साल के बाद, ये अलग अलग कंट्रीज में भी होती हैं। उसको हम बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अभी तक बहुत सारी जनरल कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, आप गूगल करोगे आपको पता चल जाएगा कितनी जनरल कॉन्फ्रेंसेज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हो चुकी हैं। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे बहुत सारी यूनिट्स की डेफिनेशंस बदलेगी, मीटर की डेफिनेशन बदलेगी, तो एक एक करके बड़ी सारी डेफिनेशंस बदलेगी, और कोशिश चल रही है इनको एटॉमिक स्टैंडर्ड्स पे डिफाइन करने की। मैं बताऊंगा एटॉमिक स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या जब मैं यूनिट्स की डेफिनेशंस पे आऊंगा। ठीक है, इंडिया में इसी बॉडी के एनालॉगस एक बॉडी है जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, NIST। जो काम वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का है, इंडिया में वही काम किसका है? NIST का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए मार्केट में आजकल तो वेट मेजरिंग डिवाइसेस दूसरे आ गए, बट इन पे भी चेक कौन करता है? NIST, कि कोई वेट मेजरिंग डिवाइस ये स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो इससे हमें NIST से स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन लेनी पड़ती है, हाँ ये मतलब ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं या जितने भी प्रोटोटाइप्स हैं हमारे पास, 1 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप, कल को कोई भी मेजरिंग टेप बनेगी वो उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग बनेगी। तो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप्स वहां पे प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। ठीक है, सो इंडिया में ये सारा काम किसका है? NIST का। इसी के एनालॉगस बॉडी है इंडिया में NIST। हालांकि पहले इसको नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स कहा जाता था, फिर इसका नाम बदल के क्या हो गया? NIST। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 3 ये फंडामेंटल सिस्टम्स हैं। उसके बाद हमने बनाया SI सिस्टम। SI सिस्टम में हमने MKS सिस्टम को ही इंक्लूड किया, तो ये MKS ही हमारा SI बन चुका है। बट साथ में मैंने वर्ड यूज किया, इट इज रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। अब ये रैशनलाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या है वो भी आपको बताता हूं, और साथ ही साथ हम यहां पे डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस कह लीजिए या मेरिट्स कह लो ऑफ SI सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। सो इस SI सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला एडवांटेज, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट system of units. It is a coherent system of units. वैसे बेटा कोहेरेंट, ये अगर कोई आपसे पूछे तो ये डेफिनेशन आपने वहां नहीं देनी है, बट अपने समझने के लिए आप कोहेरेंट को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं, को फॉर कॉमन, हेरेंट फॉर इनहेरिटेंस। जैसे इनहेरिटेंस वर्ड तो आपने पढ़ा होगा, पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में आते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहां पे कॉमन इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज। आज की क्लास में तो नहीं, अगली क्लास में फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करेंगे। कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल है और बाकी सारी डिराइव्ड है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। एनीवे, हमारे पास सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिर्फ और सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब इनके सिवाय जितनी क्वांटिटीज होंगी बाकी डिराइव्ड कहलाएगी। हालांकि 2 उसमें एक्सेप्शंस है, वो सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिवाय किसी दूसरी क्वांटिटी की यूनिट अगर आपको चाहिए होगी
तो हम उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकाल के रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की यूनिट है, एसआई यूनिट है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एस टू द पावर -2। देखिए केजी किसकी यूनिट है, मास की, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, एमएलटी। ये तीनों फंडामेंटल है, इनके सिवाय 4 और फंडामेंटल है, मैं आपको बता रहा हूं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बट मास, लेंथ और टाइम तो फंडामेंटल है ही है। तो आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्या है, बट फिलहाल इतना याद रखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक सेट बना के हमने रखा है। उन 7 के सिवाय किसी की भी यूनिट लेनी हो तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपको किसी भी दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट आपको मिल सकती है। तो वैसे भी फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप किलोग्राम मास की यूनिट को लेंथ की यूनिट से मल्टीप्लाई करें, एसआई यूनिट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करते हैं टाइम की एसआई यूनिट के स्क्वायर से, तो आपको फोर्स की एसआई यूनिट मिल जाती है। वैसे अगर मैं 1 जूल की बात करूं तो 1 जूल होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी केजी, मीटर और सेकेंड को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये भी यूनिट आपको मिल सकती है। सो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या है, दैट यूनिट्स ऑफ ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज। रिमेंबर ये वर्ड लिखिए, अगले लेक्चर में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है, ये सब अगले लेक्चर में होगा। फिलहाल आप इसको लिखिए, यूनिट्स ऑफ ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज, units of all the derived quantities can be obtained, units of all the derived quantities can be obtained by multiplying or dividing, by multiplying or dividing the units of a set of 7 fundamental quantities, by multiplying or dividing the units of a set of 7 fundamental। तो 7 फंडामेंटल हैं, उन्हीं की यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप किसी दूसरी क्वांटिटी की यूनिट इसमें से निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये इसका एक एडवांटेज है, ये इसका एक मेरिट है, राइट। अब हम दूसरे एडवांटेज पे आते हैं इसके। इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। What does it mean? नॉर्मली रैशनल का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो चीज जस्टिफाइड हो हम उसको बोलते हैं ये रैशनल है, ये सही है, बिल्कुल सही। तो जो अननेसेसरी चीजें थी वो हम ड्रॉप करते गए। जैसे अभी अभी मैंने बताया, जब टेम्परेचर का ऐसा स्केल लिया केल्विन, तो हमने डिसाइड किया कि हम उसमें डिग्री नहीं लगाएंगे, वो अननेसेसरी था। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में भी मैंने, पिछले लेक्चर में भी एक चीज आपसे बार बार डिस्कस की थी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी और वर्क डन दोनों की यूनिट सेम होती हैं, एनर्जी और वर्क डन दोनों की यूनिट्स सेम होती हैं। अगर मैं किसी बॉडी पर 10 जूल का वर्क कर रहा हूं, जैसे कल एग्जांपल दी थी पत्थर फेंकने की, मान लो इस पत्थर पे मैंने 10 जूल का वर्क किया, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई होगी, 10 जूल ही आई होगी। मेरी बॉडी ने कितनी एनर्जी खर्च की, 10 जूल। 10 जूल एनर्जी थी मेरे पास, तो मैं वर्क करने के काबिल बना। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जिस पे मैंने वर्क किया, अब एनर्जी उसके पास चली गई। एनर्जी की फॉर्म जरूर बदल सकती है, मेरे मसल्स में किसी और फॉर्म में ये एनर्जी थी, जब पत्थर के पास आई तो वो एनर्जी कैसी बन गई, काइनेटिक। बट एनर्जी और वर्क डन इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है, एनर्जी एंड वर्क डन आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। तो एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जब हम सीजीएस सिस्टम यूज करते थे उसमें ऐसा नहीं था। सीजीएस में बेटा मैकेनिकल एनर्जी के लिए, आपको याद होगा एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। मैकेनिकल एनर्जी की सीजीएस यूनिट है 1 अर्ग, ERG। आगे चल के हम रिलेट करेंगे अर्ग को जूल से, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं वो बाद में बात करते हैं। तो 1 अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब हम हीट एनर्जी की बात करते थे तो हीट एनर्जी के लिए हम यूनिट यूज करते थे कैलोरी, 1 कैलोरी। इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो CALORIE। अभी भी हम कोई डाइट लेते हैं तो देखते हैं उसमें कितने कैलोरीज हैं, बिकॉज वो डाइट जब हमारे बॉडी में जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद, एसिमिलेट होने के बाद हमारे बॉडी सेल्स के अंदर वो ऑक्सीडाइज होती है, रेस्पिरेशन के दौरान उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये इसकी टर्म्स में बताया जाता है कितने कैलोरीज की एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस हो सकती है। तो आज भी वो यूनिट कैलोरी हम इस्तेमाल करते हैं, बट कैलोरी क्या है, कैलोरी इज द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, सीजीएस यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। देखो दोनों एनर्जीज हैं, मैकेनिकल एनर्जी भी एनर्जी है, हीट एनर्जी भी एनर्जी है, बट दोनों के लिए यूनिट अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सिस्टम में, सीजीएस में। बट अगर एसआई सिस्टम की बात करूं मैं, एसआई सिस्टम,
तो एसआई सिस्टम में चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो चाहे वो हीट एनर्जी हो, तो एसआई यूनिट क्या है? 1 जूल। 1 जूल इज द एसआई यूनिट। ठीक है, कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, सो अगर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आप बेटा लिख सकते हैं सेम यूनिट इज यूज्ड, सेम यूनिट इज यूज्ड फॉर अ क्वांटिटी अवेलेबल इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। सेम यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी अवेलेबल इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। कोई क्वांटिटी अगर अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में अवेलेबल है तो हम उसके लिए अलग अलग यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि क्वांटिटी सेम है, फंडामेंटली एनर्जी है, तो हम उसके लिए सेम यूनिट इस्तेमाल करेंगे। दैट इज व्हाई हम इसे कहते हैं इट्स अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इट इज अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा ये जो मैट्रिक है इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आप लोगों की क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का मीनिंग होता है 10। सो इट इज अ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप लिख सकते हैं साथ साथ में मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्या है। एनी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट, मतलब बड़ी यूनिट को छोटी में या छोटी को बड़ी में अगर आपने कन्वर्ट करना हो, एनी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर समथिंग, बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फैक्टर 10 टू द पावर समथिंग। ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, एनी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट्स, एनी यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट by multiplying or dividing by some power of 10, by multiplying or dividing by some power of 10, या ऐसा कह दो by multiplying with a factor 10 to the power something। जैसे मान लीजिए किलोग्राम एसआई यूनिट है मास की, अगर इसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना हो मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 ग्राम। अगर मुझे किलोग्राम को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हो, तो 1 केजी में 1/100 मतलब 10 टू द पावर -2 क्विंटल हो जाना चाहिए। तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कह लो, या ऐसा कह लो 1 क्विंटल को डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 2 से। वही कहा, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सम पावर्स ऑफ 10। तो ऐसा ही सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे पहले एफपीएस सिस्टम में अभी अभी आपको मैंने बताया था 1 फुट के अंदर कितने इंच है? 12 इंच। 1 फुट के अंदर कितने इंच है? 12 इंच। बट ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 2.5 फीट मतलब 2.5 फीट, अब कई लोगों को 2.5 का मीनिंग भी नहीं पता होगा। बेटा इंडियन सिस्टम्स हैं, 2.5 मतलब आधा, 2 के बाद आधा और ऐड करो, 2.5, 2.5 मीन्स 2.5। सो 2.5 फीट के अंदर कितने इंचेस होने चाहिए? 30 इंच होने चाहिए। क्यों? 2 फीट के अंदर हो जाएंगे 24 इंच, और आधे फीट के अंदर 6 इंच, हाफ फीट 0.5 फीट मतलब हाफ फीट, तो 6, 24 प्लस 6 30 हो गए। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिखूं 2.5 मीटर, इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे? जस्ट इनटू 100 करेंगे मतलब 250 सेंटीमीटर होंगे। हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये मैट्रिक सिस्टम है। 10 की पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी यूनिट को छोटी से, और छोटी को बड़ी में अगर कन्वर्ट करना तो 10 की नेगेटिव पावर से किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। सो आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ, दिस सिस्टम इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस, क्योंकि सीजीएस एक बहुत कॉमन यूनिट रहा है वर्ल्ड वाइड। वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। सो सीजीएस सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड है ये इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि सीजीएस वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम रहा है एमकेएस के बाद, ठीक है। तो इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस। तो मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, टाइम तो वैसे ही सेकंड है सीजीएस में भी। तो इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम, दैट इज व्हाई हम इसको प्रेफर करते हैं। ये भी एक इसका एडवांटेज हो गया, राइट। तो यही मेन एडवांटेजेस थे बेटा। आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये कहना वैसे गलत भी है, गलत नहीं है बट अननेसेसरी है, बिकॉज जब नाम ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो कॉमन सेंस की बात है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ही। इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। हाँ जी बेटा, क्विकली कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले सम प्रिकॉशंस व्हाइल राइटिंग अ यूनिट। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिनको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे न्यूटन को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जूल को आप जब आप सिंबल लिखते हैं व्हाइल राइटिंग अ सिंबल ऑफ अ यूनिट, फुल फॉर्म में नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में, जूल हो गया,
वॉट हो गया, इनको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, इनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे थे। तो कुछ यूनिट्स को डिनोट करने के लिए जब हम सिंबल यूज करते हैं तो वो सिंबल कैपिटल यूज करते हैं और कुछ के लिए हम स्मॉल यूज करते हैं। तो किन के लिए कैपिटल यूज करते हैं, किन के लिए स्मॉल? तो याद रखिएगा, न्यूटन साइंटिस्ट थे, जूल साइंटिस्ट थे, वॉट एक साइंटिस्ट थे, पास्कल पीए प्रेशर की यूनिट है, तो जेम्स पास्कल भी एक साइंटिस्ट थे। तो बेटा जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे लिखी गई है, याद रखना, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, जब हम उसको लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल यूज करते हैं, तो सिंबल कैपिटल लेटर से, स्मॉल नहीं। बाकी सभी यूनिट्स को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना आपने, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, while writing the symbol of a unit which is derived from the scientist's name, we use capital letters. जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं, जब उनको उनका सिंबल लिखा जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, तो हम बाकी सबके लिए स्मॉल, राइट? समझ आ गया होगा। साथ ही एक चीज और याद रखिएगा, जब साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है, जब एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर होगा, लेकिन अगर फुल फॉर्म में लिखेंगे, अगर फुल फॉर्म में न्यूटन लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में आप जूल लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में आप फुल फॉर्म में अगर आप वॉट लिख रहे हैं, तो आप इसे स्मॉल लेटर से ही इनिशिएट करेंगे। पास्कल लिख रहे हैं फुल फॉर्म में, तो ये स्मॉल लेटर से ही आएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज है बट ज्यादातर बच्चों को पता नहीं, ध्यान रखिएगा बेटा। जब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं? ऐसी यूनिट के सिंबल के लिए जो इसके नाम पे बेस्ड है। लेकिन उस यूनिट को अगर आप फुल फॉर्म में लिखें, सिंबॉलिक फॉर्म में ना लिखें, न्यूटन फुल लिख रहे हैं, जूल फुल लिख रहे हैं, वॉट फुल लिख रहे हैं, पास्कल फुल लिख रहे हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको इनिशिएट करने, फिर आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। और जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, वो तो वैसे ही एब्रीवेटेड फॉर्म में भी और फुल फॉर्म में भी स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो एक चीज ये होगी। दूसरा, एस और ईएस इज नॉट यूज्ड while writing a unit in plural form. While writing a unit in plural form. Plural form, what does it mean? मान लीजिए 1 ग्राम और 10 ग्राम, कई बार हम क्या बोलते हैं, 10 ग्राम्स, अक्सर हम बोल देते हैं, मैं भी कभी कभी बोल देता हूं। 1 आवर 5 आवर्स, नहीं, गलत है। तो बेटा यूनिट प्लूरल फॉर्म में भी हो, यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, 5 आवर का मतलब है 5 टाइम्स ऑफ 1 आवर, तो 5 आवर्स नहीं कहेंगे, 5 आवर ही कहेंगे। 1 न्यूटन हो या 10 न्यूटन हो, तो उसे न्यूटन ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 न्यूटन को 1 न्यूटन बोलेंगे और 10 न्यूटन को 10 न्यूटन्स बोल देंगे। एस या ईएस नहीं लगाया जाता किसी भी यूनिट के साथ जब भी हम उसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यूनिट के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया जाता, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यूनिट्स के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगाएंगे, कौन सी यूनिट कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। एक चीज और, multiple prefixes are not used. Multiple prefixes cannot be used. Multiple prefixes cannot be used. What does it mean? Prefix कौन से हैं? जैसे बेटा ग्राम एक यूनिट है, ग्राम के पीछे प्रीफिक्स लगा दिया हमने किलो, प्रीफिक्स जो पहले फिक्स किया, ग्राम से पहले लिखा किलोग्राम, तो किलोग्राम का मीनिंग होता है 1000 ग्राम 10 to the power 3 ग्राम। अब मान लीजिए कहीं पे कोई मास है 10 to the power 6 ग्राम, तो अगर आप इसको लिख देते हैं 1 किलोग्राम, तो ये बेटा गलत होगा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। मल्टीपल प्रीफिक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड। मान लीजिए आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 मीटर। अब आपके पास एक लेंथ है 10 to the power -5 मीटर। अच्छा, एक और 1 मिलीमीटर is 1,000th of a meter, 10 to the power -3 मीटर। अब यह है 10 to the power -5 of a meter, तो 10 to the power -2 into 10 to the power -3 is 10 to the power -5।
तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 मिली सेंटीमीटर? नो, दिस इज रॉन्ग, हम ऐसा नहीं लिख सकते। मल्टीपल प्रीफिक्सेस आप कभी यूज नहीं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना बेटा जब भी आप यूनिट्स लिखेंगे। तो आज मैंने आपको यूनिट्स के बारे में हर एक चीज बता दी। अब एक छोटी सी चीज लास्ट में रही है जो आप खुद भी समझ सकते थे, ये टेबल सिंपली अगर आपको देखो तो, फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यूनिट्स के पीछे जब हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस का क्या मीनिंग है। कुछ प्रीफिक्सेस आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे डेसी, डेसीमीटर मतलब 1/10 ऑफ अ मीटर, यानी कि 10 टू द पावर -1। तो डेसी स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -1। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल डी। डेसीमीटर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डीएम। डेसीग्राम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डीजी। दैट्स इट। सेंटी, 1 सेंटीमीटर इज 1/100th ऑफ अ मीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर पे 1/100। 1/100 मींस 10 टू द पावर -2। तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सिंबल है जस्ट सी। अगर सेंटीमीटर लिखो तो 1 सेंटीमीटर का क्लियर कट मीनिंग है 10 टू द पावर -2 मीटर। सेंटी स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -2। सिमिलरली मिली, सिंबल है स्मॉल m, स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3 के प्रीफिक्सेस मैंने आपको बताया। इसके बाद 10 टू द पावर -4, -5 के लिए कोई फिक्स प्रीफिक्स नहीं है, सीधा हम 10 की पावर 3 का जंप करेंगे -3 का। तो अगला प्रीफिक्स है माइक्रो। माइक्रो को डिनोट करते हैं बेटा इस सिंबल से। इस सिंबल को वैसे बोला जाता है म्यू, दिस इज कॉल्ड एज म्यू। ग्रीक सिंबल्स है, हम इन्हें बोलते हैं म्यू। ये ऐसे यू लिखना है, ये यू है, बस यू के साथ ये इस तरह से स्ट्रेच कर दो इसको, इस आर्म को। दिस इज कॉल्ड एज म्यू। म्यू स्टैंड्स फॉर माइक्रो। सो माइक्रोमीटर लिखा होगा तो मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 टू द पावर -6 के बाद नेक्स्ट डेसिमल मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर -9। इसे हम कहते हैं नैनो। नैनो इज डिनोटेड बाय जस्ट स्मॉल n। पिको, स्मॉल p, that is pico stands for 10 to the power -12। अब देखिए आगे 10 टू द पावर -3 का जंप होता है, बस नाम याद रखिए, तीन आपको ऑलरेडी याद है। माइक्रो भी कईयों को याद होगा, माइक्रो का नैनो, पिको। पिको के बाद बेटा आ जाएगा फेम्टो। फेम्टो इज 10 टू द पावर -15। उसके बाद एटो 10 टू द पावर -18। फेम्टो इज नोटेड बाय स्मॉल m, एटो इज नोटेड बाय स्मॉल a, जेप्टो इज नोटेड बाय स्मॉल z, स्मॉल z, दैट इज 10 टू द पावर -21। हालांकि 10 टू द पावर +21 को भी जेप्टो कहा जाता है, बट उसके लिए कैपिटल Z हम यूज करते हैं। 10 टू द पावर +21 के लिए भी प्रीफिक्स आता है जेप्टो, बट उसके लिए जो पावर हम यूज करते हैं वो क्या है? 10 टू द पावर, सॉरी, उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होगा कैपिटल Z, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए बेटा क्विकली डिस्कस करते हैं कुछ और प्रीफिक्सेस। यहां जो प्रीफिक्सेस थे इसमें डेसिमल मल्टीप्लायर जितने नहीं है, 10 की जो पावर आ रही है वो नेगेटिव पावर है, मतलब ये प्रीफिक्सेस छोटे वाले प्रीफिक्सेस हैं। जैसे डेसीमीटर से 1 मीटर से छोटा होगा, सेंटीमीटर 1 मीटर से छोटा होगा, ये छोटे हैं, ठीक है। 10 की नेगेटिव पावर्स वाले प्रीफिक्सेस हैं, या 10 की पॉजिटिव पावर्स वाले प्रीफिक्सेस। सबसे पहला प्रीफिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा डेका। डेका को हम डिनोट करते हैं DA से। DA stands for just 10 या 10 to the power 1. Hecto, hecto stands for 10 to the power 2. Kilo stands for 10 to the power 3000. So डेका मतलब 10, हेक्टो मतलब 100, किलो मतलब 1000। अगर मैं लिखता हूं डेकामीटर तो उसको मैं लिखूंगा DAM, डैम। 1 डेकामीटर is 10 मीटर। अगर मैं लिखूं 1 हेक्टोमीटर तो 1 हेक्टोमीटर is 10 to the power 2 मीटर, that is 100 मीटर। तो 1 किलोमीटर, किलोग्राम भी हो सकता है बेटा, प्रीफिक्स किसी भी यूनिट के पीछे लगाया जा सकता है। किलो न्यूटन भी आप यूज कर सकते हैं, माइक्रो न्यूटन भी आप यूज कर सकते हैं। सो 1 किलोमीटर मींस 10 टू द पावर 3 मीटर। जैसे यहां पे पहले 3 ये थे, उसके बाद सीधा 10 टू द पावर -3 का जंप हो रहा है, वैसे यहां पे नेक्स्ट प्रीफिक्स है मेगा। मेगा को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहां पे किसी प्रीफिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं किया था, यहां पे भी पहले 3 प्रीफिक्सेस स्मॉल लेटर से ही डिनोट हो रहे हैं, अगले सारे कैपिटल लेटर से। तो मेगा 10 टू द पावर 6। मेगा को हम चाहे तो मिलियन भी कह सकते हैं, 10 टू द पावर 6 इज 1 मिलियन। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मिलियन और मेगा। जैसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, आजकल डाटा जब हम यूज करते हैं तो इसी के टर्म्स में हम यूज करते हैं। सो गीगा स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 9। टेरा स्टैंड्स फॉर, गीगा डिनोटेड बाय कैपिटल G, टेरा डिनोटेड बाय कैपिटल T, टेरा स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 12। पीटा denoted by capital P stands for 10 to the power 15.
Exa denoted by capital E stands for 10 to the power 18. Zepto denoted by capital Z. Zepto यहाँ पे भी था, यहाँ इसको स्मॉल z से डिनोट कर रहे थे, यहाँ कैपिटल Z से डिनोट करेंगे। अगर कैपिटल Z है तो 10 to the power plus 21, स्मॉल z है तो 10 to the power minus 21. Anyway, यहाँ पर वैसे मेनली आपको यहाँ तक याद होना चाहिए, ये प्रीफिक्सेस जो है वो कॉमनली यूज होता है, बीटा एक्सा जेप्टो रेयरली यूज होता है। तो वैसे यहाँ पे नैनो तक ज्यादा यूज होते हैं, कभी कभार पिको फेम्टो भी यूज होगा, तो फिर भी आपको 7th नंबर फेम्टो तक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो पहले 7 ये वाले और यहाँ पर पहले 6 ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इतना याद रखिए, बस यूनिट्स में से ज्यादा कुछ नहीं है। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस रखनी है यूनिट्स लिखते हुए, यूनिट्स के पीछे कौन कौन से प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे हम। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई डाउट्स हैं तो बेटा आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।